हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फोबाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी में सेल चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने डिकोड कर रहे हैं बेटा, जिसका नाम है न्यूक्लियस। इसे कुछ अदर नेम्स से भी जाना जाता है, जैसे कि आप इसे चाहे तो कैरियन कह सकते हैं। कुछ जगहों पर जहाँ न्यूक्लियस का प्रेजेंस हम ये बोलते हैं कि बहुत बेसिक स्ट्रक्चर की तरह डेवलप हुआ, वो प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है और न्यूक्लियस पर हमारी सारी बातें कहीं ना कहीं सेल की मैकेनिज्म या सेल की मैकेनिज्म का बेस डिसाइड करती है। जब हम न्यूक्लियस पर बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये रिजर्वायर है ऑफ जेनेटिक मटेरियल। किसी भी सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट रहता है बेटा। इसलिए सेल को हम जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये सेल का डायरेक्शन सेंटर है, या इसी से सेल की सारी मैकेनिज्म कहीं ना कहीं कंट्रोल होती हैं। जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम ये बताते हैं कि इसकी जो डिस्कवरी है वो काफ़ी लेट हुई, रॉबर्ट ब्राउन ने की। और रॉबर्ट ब्राउन ने हमें जब पहली बार न्यूक्लियस की डिस्कवरी करके बताया ईयर 1831 में, तो रॉबर्ट ब्राउन ने ही हमें पहली बार बताया कि ये डार्क स्टेन्ड बॉडीज है। दीज आर डार्क स्टेन्ड बॉडीज। कहने का मतलब है कि जब हम इन्हें फ्यूजन से स्टेन करते हैं, स्टेन का नाम याद रखिए, कौन सा स्टेन है बेटा? फ्यूजन। जब हम फ्यूजन स्टेन से इन्हें स्टेन करते हैं, जो कि एक बेसिक स्टेन है, और डीएनए में चूंकि एसिडिक नेचर की चीजें हैं तो ये एसिड और बेस एक दूसरे के बीच में सॉल्ट लिंकेज बना करके वहां पर प्रेजेंट रहते हैं, और फ्यूजन को स्टेन किया जाता है। फ्यूजन से जब डीएनए को, तो वो न्यूक्लियस आपको कहीं ना कहीं दिखने लगता है सेल में, और ये ऑब्जर्वेबल हो जाता है। एक टिपिकल न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि टिपिकल न्यूक्लियस, जिसे कैरियन कहा जाता है, ये कंसिस्ट करता है 4 डिफरेंट पार्ट्स। आप आइए जरा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पहले समझने की कोशिश करिए। न्यूक्लियस 4 अलग अलग पार्ट्स में कंसिस्ट होता है। पहला पार्ट का नाम होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो सबसे बेसिक पॉइंट्स आप समझिएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कैरियोथीका कहते हैं। आपको समझ आ गया होगा बेटा, कैरियन तो न्यूक्लियस, तो उसकी मेम्ब्रेन को कैरियोथीका कहते हैं। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म को हम कैरियोलिम्फ कहते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड है। न्यूक्लियस के अंदर जो तीसरी चीज है दैट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस यहां पर चलता है। इसे ग्रेनुलर न्यूक्लियस भी कहते हैं, ग्रेनुलर न्यूक्लियस कह सकते हैं आप इसे। और द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मटेरियल, जिसे हम आगे चलकर आपसे बात करेंगे कि कैसे इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें क्या क्या चीजें बनी होती हैं। हम आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर बेटा। 2 बातें बस समझने लायक हैं। पहली बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेनस है, और इनके बीच की जो स्पेसिंग है उसकी स्पेसिंग का नाम पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस इज द स्पेसिंग बिटवीन 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात फॉर द स्कॉलर स्टूडेंट्स जो इसको अच्छे से समझते हैं, ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है ये इन कंटिन्यूटी है, इन कंटिन्यूटी विद ईआर ल्यूमिन। आपको ये बात मैं डायग्रामेटिकली समझा देता हूं बेटा। जैसे अगर आप न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे मान लीजिए इस तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर स्ट्रक्चर हमें दिखाई जाती है, ठीक है, आप समझते जाइए। तो जब हम इन मेम्ब्रेन्स के आउटर बाउंड्री पर बात करते हैं तो आप कहते हैं कि यहीं से ईआर कंटिन्यू हो जाता है। तो जो ईआर का ल्यूमेन है, दिस इज ईआर ल्यूमेन। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ईआर का ल्यूमेन ही पेरी न्यूक्लियर स्पेस के फॉर्म में कंटिन्यू होकर के यहां तक आ जाता है। फिर हम न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म बहुत बेसिक कंपोनेंट से बना हुआ, मतलब मैं बोलता हूं कि वाटर है, मिनरल है, फूड है और वेस्ट है। 4 चीजों से मिलकर बनी हुई चीज है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपको ये ले जाना चाहता था कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है बेटा, वो इन चारों चीजों से बना है। ये थोड़ा विस्कस होता है,
एंड इन दैट मैनर ये सपोर्ट करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, इट सपोर्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ताकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सकम्ब होकर के पिचक ना जाए, तो ये उसको सपोर्ट करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको कुछ खास बात नहीं जाननी है, बस इतना जानते रहिए। न्यूक्लियोलस इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्कवर्ड बाय फोंटाना, एक साइंटिस्ट हैं बड़े फेमस जिनका नाम है फोंटाना, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी है। न्यूक्लियोलस एक नॉन मेम्ब्रेनस चीज है, ये जानते रहे कि न्यूक्लियोलस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, नॉन मेम्ब्रेनस है, इसीलिए एनसीईआरटी में एक कोडेड वर्ड में लिखा है कि इट इज इन कंटिन्यूटी विद न्यूक्लियोप्लाज्म। तो मैं आपको वो वर्ड बताता हूं कि इसके लिए लिखा है इन कॉन्टिन्यूटी विद न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म की कंटिन्यूटी में है बेटा। तो इस तरीके से आप इसके बारे में जान पाएंगे। और एक स्पेशल बात, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, सॉरी जो न्यूक्लियोलस है, वो साइट है, साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस। आप कह सकते हैं कि ये राइबोसोम सिंथेसिस का प्लेस है, यहां पर राइबोसोम फॉर्म होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जहां पर न्यूक्लियोलस ज्यादा होता है, न्यूक्लियोलस का नंबर जहां ज्यादा होता है, वो सेल एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस होती है, एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस होती है। यही वजह है कि जब न्यूक्लियोलस ज्यादा होंगे तो आरएनए बनाने के लिए, राइबोसोम बनाने के लिए न्यूक्लियोलस भी ज्यादा लगेंगे, तो प्रोटीन ज्यादा सिंथेसाइज होगा। क्रोमैटिन, ये समझते रहिए कि क्रोमैटिन जो है वो बीट्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस की चीज है। 12th के स्टूडेंट्स ये बात समझते होंगे, 11th के बच्चों ने हो सकता है न सुना हो कभी ये। तो क्रोमैटिन मान के चलिए कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्लस एनएचसी, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, प्लस आरएनए और प्लस कुछ मिनरल्स का कॉम्बिनेशन होता है बेटा। और अगर हम इनके ग्रेडियंट में जाएं तो हिस्टोन इज मोर इन कंसंट्रेशन देन डीएनए, हिस्टोन की कंसंट्रेशन लगभग 50% होती है, तो डीएनए की कंसंट्रेशन लगभग 40% होती है। तो इस बात को बस ध्यान रखिएगा। बाकी ये एनएचसी जो है वो अराउंड 8.5%, आरएनए जो है 1.3% और मिनरल्स कुल मिलाकर के 0.2% के अराउंड रहते हैं। तो ये एक टिपिकल कंपोजिशन है क्रोमोसोम की, और यही क्रोमोसोम खुल जाते हैं तो क्रोमैटिन कहलाते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर इन सब चीजों में आपको जानते रहेंगे। कुछ और स्पेशल बातें ये भी जान लीजिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, सॉरी न्यूक्लियस, जब हम इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं डॉक्टर्स, तो इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस वाज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय जोआचिम हैमरलिंग नाम के एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने पहली बार समझाया हमें कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल की फंक्शनिंग पर वर्क करता है। इसीलिए जोआचिम हैमरलिंग ने एक्सपेरिमेंट किया एसिटाबुलेरिया पर, एक्सपेरिमेंट ऑन ग्रीन एल्गी दैट इज कॉल्ड एज एसिटाबुलेरिया। इस पर एक्सपेरिमेंट करके पहली बार इस पर्सन ने हमें बताया कि किस तरीके से न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंस सेल की फंक्शनिंग में है। ये बहुत जरूरी चीजें, बाकी ज्यादातर बातें ये जानते रहना कि क्रोमैटिन से इंपॉर्टेंट है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मेरे से एक बात मिस हुई है डॉक्टर्स, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये पोरस स्ट्रक्चर है। मैंने यहां ड्रॉ किया था, तो इन्हें न्यूक्लियर पोर कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस। तो ये पोरस स्ट्रक्चर है। डेटा कहता है कि लगभग 35% पार्ट इसका पोर्स से ढका होता है। अंदर की मेम्ब्रेन इस तरीके से लैमिन प्रोटीन बियर करती है, और बाहर की मेम्ब्रेन भी इस तरीके से लैमिन प्रोटीन के साथ ही कनेक्टेड है। दीज लैमिन्स आर लेटर एक्ट एज फ्लैपिंग, और जैसे दीवारों पर कर्टन्स होते हैं गेट के पास या विंडोज के पास, तो ये कर्टन की तरह है, ये खुलते और बंद होते रहते हैं। तो उन्हीं से मटेरियल का ट्रांसफर होता है, क्योंकि मटेरियल यहाँ से अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी चलता रहता है। बहुत सारा मटेरियल साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में और बहुत सारा मटेरियल न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होता रहता है। तो इस एक्सचेंज की वजह से हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस को हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड मैनर में समझना चाहते हैं, तो एक वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो न्यूक्लियस के बारे में जो जरूरी चीजें हैं, एक तो ये नाम और ये साल याद रखना, स्टेनिंग याद रखना, चारों पार्ट याद रखना, ये बताना कि किस तरीके से कौन सी चीजों में क्या यूनिकनेस है। न्यूक्लियोलस के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना कि कंटिन्यूटी में है, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर इसीलिए कहते हैं, और क्रोमैटिन के बारे में थोड़ा ये पॉइंट बताना। एनसीईआरटी में क्रोमैटिन के साथ क्रोमोसोम भी कनेक्ट कर दिया है,
बट इन आवर नेक्स्ट वीडियो जब हम इस पर बात करेंगे, आई विल क्रिएट अनदर वीडियो ऑन क्रोमोसोम टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल. टेक केयर बेटा.